गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अवकेश पटेल एवीएस लर्निंग पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एवीएस लर्निंग पॉइंट लेकर आया है आज मादा जनन तंत्र का वर्णन। तो चलिए बात करते हैं मादा जनन तंत्र के वर्णन, मादा जनन अंग के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पे आपका जो ए वाला पार्ट से इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। जो थोड़ा सा जो फूला हुआ पार्ट से इसे क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका आके आके चौड़ी जाती है, इसे क्या कहते हैं, किपका या किप कहते हैं। फिर किपका आगे चल के और चौड़ी जाती है, इसे क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ये हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसे यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, डिम्ब वाहिनियाँ कहते हैं। ये आपका मूत्राशय है, जिसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है। फिर ये आपका क्या है, नीचे योनि है। ठीक है। गर्भाशय की संख्या आपकी 1 होती है। चलिए आगे बढ़ के आगे देखते हैं। बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कहाँ से, अंडाशय से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेमी लगभग होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं 2 से 4 सेमी होती है। चलिए आगे बढ़ते। अब हम दूसरे नंबर पर आता है हमारा अंडवाहिनियाँ। तो अंडवाहिनियाँ क्या होती हैं कि अंडवाहिनियाँ गर्भाशय तथा योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ठीक है। क्या करती हैं, अंडवाहिनियाँ गर्भाशय तथा योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नलिका लगभग 10 से 12 सेमी लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिम्बवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं 10 से कितनी होती है, 10 से 12 सेमी होती है। ठीक है। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश रचना होती है, जिसे झालर कहते हैं। ठीक है। झालर की रचना कैसी होती है, तो अंगुली सदृश रचना होती है। ठीक है। तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में यह झालर क्या करता है, सहायता करता है। कीपक आगे चलकर एक चौड़ी भाग में खुलता है, जिससे क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। तो तुम्बिका किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कीपक आगे चलकर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम तुम्बिका कहते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि अंडवाहिनी अंत में क्या होती है, गर्भाशय से जुड़ जाती है। मतलब जाकर कहाँ जुड़ जाती है, गर्भाशय से यहाँ पे जुड़ जाती है। चलिए आगे। अब बात करते हैं गर्भाशय की। किसकी बात करते हैं, गर्भाशय की बात करते हैं। तो प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। ठीक है। प्रत्येक मादा में केवल यहाँ पे एक रहेगा आपका, केवल एक गर्भाशय होता है। इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चेदानी किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है, जिसे क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलती है, योनि में। ठीक है। गर्भाशय कहाँ खुलती है, आप कह सकते हैं योनि में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम चौथे नंबर पे किसकी, योनि की। ठीक है। तो मादा में मैथुनांग रजस्राव एक जन्मनाल के रूप में एक लचीली पेशियां रचना होती है, जिसे योनि कहते हैं। यह बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे योनि द्वार कहते हैं। ठीक है। समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भग की। ठीक है। तो मादा का बाह्य जननांग सम्मिलित रूप से भग कहलाता है। ठीक है। जो मादा का बाह्य जनन अंग है, क्या कहलाता है, भग कहलाता है। और इसमें निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या है, जघनोत्थान। दूसरा क्या है, दीर्घ ओष्ठ। तीसरा क्या है, लघु ओष्ठ। चौथा क्या है, प्रकोष्ठ। और पांचवा क्या है, भग स्नेह। तो समझ में आया आपका ये पार्ट, ये आपके किसके पार्ट है, भग के पार्ट है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियाँ की, कि इसमें जो मादा जनन अंग तंत्र है, उसमें सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है। तो स्त्रियों में कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें हार्मोन्स का स्राव होता है, और ये हार्मोन्स जनन क्रिया में सहायता करती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मादा जनन तंत्र में क्या होता है, कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करते हैं। तो बात करते हैं पहली ग्रंथि कौन सी है। तो पहली आपकी कौन सी है, बार्थोलिन ग्रंथियाँ हैं। दूसरी कौन सी है, पेरिनियल ग्रंथियाँ। और चौथी कौन सी है, स्तन ग्रंथियाँ हैं। इतना समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सभी को।
तो चित्र में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका गर्भाशय है, जो कि बोला गया है कि संख्या में कितनी होती है, एक होती है। ये आपकी क्या है, अंड कोशिका है, ठीक है। ये आपका क्या है, अंडाशय है, ठीक है। और ये क्या है आपका, डिम्बल वाहिनी है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्बिका है, तुम्बिका आगे जाके चौड़ा हो गई, किसमें बदल गई है, किपिका में। किपिका आगे चल के झालर के रूप में हो गई, मतलब आगे आगे और चौड़ा हो गया, किसे क्या कहते हैं, झालर। यहाँ पे क्या है, योनि है, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं मूत्राशय भी कह सकते हैं, यहाँ पे है। इतना समझ में आया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फिर इसका हेडिंग्स कैसे लिखना है, तो जितने से पार्ट दिए गए हैं सबको हेडिंग के रूप में लिखिए। पहला हेडिंग डालिए अंडाशय, फिर जैसे हमने यहाँ पे बताया है ठीक वैसे ही आप लिखिए। फिर ऐसे फिर अगला हेडिंग डालिए अंडवाहिनियाँ, और इसके बाद हेडिंग डालिए आप गर्भाशय। गर्भाशय में क्या क्या होता है जैसे हमने बताया, ठीक सी वैसे लिखिए। और इसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं योनि, और योनि के बारे में जो हमने वहाँ पे बताया, यहाँ पे जो लिखा है इसी को लिखिए। फिर अगला हेडिंग डालिए भग, और भग में आप देख सकते हैं कितने पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन पार्ट को लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम, लास्ट आपका हेडिंग आता है कौन सा, लास्ट आपका हेडिंग है सहायक ग्रंथियाँ। तो सहायक ग्रंथियों को लिखिए और इनके नाम लिखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।